वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी यूपीपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ये पूरी एक सीरीज चल रही है, डे 1 डे 2 डे 3 करके, ऐसे पूरा आपका 80 डेज का क्रैश कोर्स चल रहा है और यहाँ पर आप पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीलिम्स लेवल का प्रीलिम्स की तैयारी आपकी चल रही है। आपका जो 14 मई को एग्जाम होगा, ठीक है, आपका नोटिफिकेशन कुछ दिन में जारी हो जाएगा, तो बिल्कुल लग जाइए अभी से, क्योंकि अच्छा खासा कंपटीशन आपको इस एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके अलावा 75 डेज का 80 से 75 डेज का क्रैश कोर्स आपका स्टार्ट हो रहा है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप चालू हो चुका है, ठीक है, और यहाँ पर आपको क्या रहेगा, सारी पीडीएफ फ्री मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड करवाया जाएगा, साथ ही साथ आपको क्विज भी लगवाए जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज टेस्ट सीरीज सारा कुछ रहेगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियोस तो आपके लिए सारे फ्री ही रहते हैं, तो आपको फ्री मिलते रहेंगे, इसलिए लगातार चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यूट्यूब नोटिफिकेशन भी नहीं देता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर आपको सारे वीडियोस के लिंक मिल जाती है, प्लस आपको और भी जीके जीएस के फैक्ट, नोटिफिकेशन, सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर दी जाती हैं। तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप लिंक से नहीं जाएंगे तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन आप टाइप करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब ग्रुप, यहाँ पर आपको लगातार प्रैक्टिस क्विज लगवाए जाते हैं और बिल्कुल फ्री में, और आप बिल्कुल करंट अफेयर के, जीके जीएस के सारे क्विज बिल्कुल फ्री में लगा सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो निरंतर बने रहें चैनल के साथ और अपनी तैयारी को करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सबसे पहले टॉपिक देखने वाले हैं, जैव द्रव्यमान ऊर्जा, इसको देखेंगे। इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं उनको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव द्रव्यमान ऊर्जा क्या है? ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, ठीक है। नवीकरणीय स्रोत यह हो जाता है, यह जैविक सामग्री जो कि लकड़ी, अपशिष्ट और अल्कोहल ईंधन से प्राप्त होता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत वो कहलाते हैं जिनको फिर से प्राप्त किया जा सकता है। अनवीकरणीय वो कहलाते हैं जिनका नवीनीकरण ना किया जा सके, ठीक है। अब ये जो वाला है जैव द्रव्यमान ऊर्जा, इसको लकड़ी, अपशिष्ट पदार्थ, अल्कोहल ईंधन, इन सारी चीज़ों से प्राप्त करते हैं। बायोगैस का उत्पादन तब होता है जब जैव निम्नीय कार्बनिक पदार्थ जैसे कि अपशिष्ट आदि होते हैं, मवेशी जो जानवर होते हैं उनका गोबर, खेतों का जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, फूल पत्ती आदि, वो उद्यान से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, रसोई से निकलने वाले जैसे सब्जियों आदि के छिलके वगैरह हो गए वो सब, उद्योग का अपशिष्ट, कुक्कुट, विष्ठा और नकल पारिका अपशिष्ट से प्राप्त होने वाले जैव द्रव्यमान को एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है। तो इससे क्या होता है, बायोगैस का उत्पादन होता है, ठीक है। अब विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली जैव द्रव्यमान सामग्री कौन कौन सी होती है? खोई, चावल की भूसी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछ लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री है जो जैव द्रव्यमान सामग्री के अंतर्गत नहीं आती है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन में प्रयोग नहीं लाई जाती। तो इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे खोई का, चावल की भूसी का, पुआल का, कपास की डंठल का, नारियल के गोले का, सोया भूसी का, कॉफ़ी के जो अपशिष्ट होते हैं, जूट अपशिष्ट, मूंगफली की खोल, आरी की धूल, ये सारी चीज़ें। तो इन सारे अपशिष्टों से क्या होता है, इनको एक वैज्ञानिक प्रक्रिया से गुजारा जाता है, फिर इनका जैव निम्नीकरण होता है, कार्बनिक पदार्थ इनसे बनाए जाते हैं, उसके बाद फिर विद्युत का उत्पादन इनसे किया जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा के एक स्रोत हैं ये सारे। हालांकि ऐसे जीवाश्म ईंधन जो प्राचीन जैव द्रव्यमान से उत्पन्न होते हैं उन्हें आमतौर पर जैव द्रव्यमान नहीं माना जाता, क्योंकि उनमें कार्बन होता है और उनके दहन से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवंबर 2022 में राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को अधिसूचित किया था। तो ये जो कार्यक्रम है अधिसूचित किया गया था नवंबर 2022 में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा और चर्चा में ये रहा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2021 से 22 और 25-26 की अवधि के लिए राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम को जारी रखने का निर्णय लिया, और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अब प्रश्न आपसे कैसे बनता है ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? परमाणु ऊर्जा, लकड़ी, कोयला और गोबर। तो इसमें से आपको क्या देखने नहीं मिला? आपने अभी लकड़ी को भी देखा, कोयला को भी देखा,
ठीक है, गोबर को भी देखा। अब बचा क्या, परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा जैव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत नहीं होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हम सही उत्तर चुन लेंगे। क्लियर है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम देखेंगे हरित गृह गैसें, यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं उनके बारे में। महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये प्रश्न जरूर इस सेक्शन से, इस टॉपिक से एक ना एक प्रश्न हर एक एग्जाम में बनता ही बनता है, तो जरूर अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ें। सबसे पहले बात करें हरित गृह गैस की, तो ऐसे वायुमंडलीय गैसें जो पृथ्वी की सतह से बाहर जाने वाले इंफ्रारेड विकिरण को वहीं पर रोकने में सक्षम होती हैं, उनको हरित गृह प्रभाव का कारण बनती हैं, या फिर ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का कारण ये बनती हैं। जलवाष्प जो है ये सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है, हरित गैस होती है। सबसे ज़्यादा वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, जलवाष्प। किंतु इसकी उपस्थिति वातावरण में कम समय के लिए रहती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अगर जाएंगे, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ग्लोब में ये हमारी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, ध्रुवों की ओर प्रस्थान करने पर इसकी सांद्रता घटती जाती है। जो जलवाष्प होती है इसकी सांद्रता घटती जाएगी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर। इसके बाद अगला तथ्य है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। तो यह जो है यह सूर्य से आने वाले विकिरण के लिए पारदर्शी है, किंतु वायुमंडल से बाहर जाने वाले विकिरण के लिए अपारदर्शी होती है। यह प्राकृतिक के साथ साथ मानवीय गतिविधियों के द्वारा भी निर्मित होती है। जैविक कार्बन चक्र के हिस्से के रूप में पौधों के द्वारा अवशोषित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से समाप्त होती जाती है। तो जो पेड़ होते हैं, पेड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं, और जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य श्वसन क्रिया में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो जैविक कार्बन चक्र होता है, तो उसके रूप में पौधे जो हैं इसको अवशोषित कर लेते हैं, CO2 को अवशोषित कर लेते हैं, और इस प्रकार से ये गैस वायुमंडल से समाप्त होती जाती है, कम होती जाती है एक तरीके से। इसके बाद अगली जो ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। मीथेन जो है कहाँ से प्राप्त होती है, और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मीथेन को प्राप्त करते हैं धान की फसल उगाने से, जीवाश्म ईंधन जलाने से मीथेन बनती है, पशुओं के मलमूत्र से, उर्वरक कारखानों से आदि से ये उत्सर्जित होती है। और ये प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, स्टार लगा लें और अच्छे से याद कर लें मीथेन कहाँ से मिलती है। इसके बाद अगली बात करें ओजोन। ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस है, और यह टेबल पृथ्वी की सतह पर हरित गृह गैस के रूप में कार्य करती है। नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस है। यह कृषि उद्योग और जीवाश्म ईंधन के जलने और अपशिष्ट जल के उपचार के दौरान उत्पादित होती है। तो नाइट्रोजन क्या होती है, जब कृषि उद्योग और जीवाश्म ईंधन जलेगा तो अपशिष्ट जल के उपचार के रूप में इसको प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है फ्लोरिनेटेड गैस है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, CFC पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, और यह कृत्रिम रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन से उत्पादित होती है। इसके अलावा हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन इत्यादि ये सब शामिल है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी हरित गृह गैस का एक उदाहरण है। इसको CO से प्रदर्शित करते हैं। कई बार ये सिंबल एग्जाम में पूछा गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या है, CO है, और अगर आपसे कार्बन डाइऑक्साइड का पूछे तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर हमने हरित गैस प्रभाव के बारे में, हरित गैस प्रभाव और उनकी गैसें जो होती हैं ग्रीन हाउस गैसेज, उनके बारे में जाना। इसी प्रश्न कैसे पूछा जाता है, हरित गैस की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, तो ये जो है जोसेफ फूरियर ने इसकी अवधारणा दी थी, और ऑप्शन C सही उत्तर हो जाएगा, जोसेफ फूरियर के द्वारा अवधारणा दी गई। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गैस नहीं है, तो बताना है। आपने अब देख लिया है तो आपसे ये बन जाएगा कौन कौन सी हरित गैस है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बारे में क्या हमने जाना, नहीं, CO2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, मीथेन भी हरित गृह गैस है। तो जो ऑक्सीजन हो जाएगी, O2 जो हो जाएगी, यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन E यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किस गैस समूह का हरित गृह प्रभाव में योगदान रहता है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा किस गैस समूह का योगदान रहता है, बताना है। अमोनिया और ओजोन, तो अमोनिया तो नहीं रहेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राफ्लोराइड और नाइट्रस ऑक्साइड, तो नाइट्रस ऑक्साइड तो होती है पर ये वाली नहीं होती। इसके बाद अगली है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, तो ऑप्शन D सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही ग्रीन हाउस गैसेज हैं। क्लियर है। इसके बाद और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली हरित गृह गैस या फिर हरित गृह प्रभाव के उच्चतम प्रतिशत का कारण बनती है, तो सबसे ज्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस पाई जाती है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, जलवाष्प, ऑप्शन D सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने के लिए उत्पादित हरित गृह गैसों की कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, कार्बन पदचिह्न इनको कहा जाता है, ऑप्शन B सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है, तो कौन सी नहीं है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यह तो हो जाती है, CFC हरित गृह गैस हमने देखा भी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भी है, ऑर्गन क्या हरित गृह गैस है, तो यही सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं है। मीथेन के बारे में हमने पढ़ा है, मीथेन कहाँ से प्राप्त होती है इसको भी पढ़ा है।
ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा और 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक देखे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।